दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को एलजी ने जोर का झटका धीरे से दिया है। केजरीवाल साहब ने राजनीतिक प्रतिशोध में दिल्ली के मुख्य सचिव को भ्रष्टाचारी बताने के लिए कथित सतर्कता रिपोर्ट पेश की और कहा दिल्ली के मुख्य सचिव ने घोटाला किया है। केजरीवाल सोच रहे थे कि वह दिल्ली के मुख्य सचिव के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में सफल रहेंगे, लेकिन एलजी साहब ने ऐसा फैसला लिया कि केजरीवाल साहब के सारे राजनीतिक मंसूबों पर पानी फिर गया और इसी के साथ एक फैसले ने केजरीवाल साहब का कद्र को घेरने के सारे प्लान में आग लगा दी, जिसके बाद बेचारे केजरीवाल साहब आह करके ही रह गए। क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने बामनोली लैंड अधिग्रहण मामले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। याद दिला दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना ने अपनी 600 से ज्यादा पन्नों की एक रिपोर्ट एलजी को भेजी थी। इस रिपोर्ट में मुख्य सचिव जमीन अधिग्रहण के बदले भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया था, लेकिन अब एलजी ने इस रिपोर्ट पर विचार करने से ही इनकार कर दिया। राजनिवास के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीना कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सतर्कता मंत्री आतिशी की उस रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें बामनोली जमीन अधिग्रहण मामले में प्रथम दृष्टया मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कहा कि यह रिपोर्ट बिल्कुल ही मंत्री की काल्पनिक धारणाओं पर आधारित है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह रिपोर्ट मौजूदा जांच को सुविधा प्रदान करने की बजाय बहुत अच्छी तरह से मौजूदा जांच को नुकसान पहुंचा सकती है। जो फाइल उपराज्यपाल ने भेजी है उसमें कहा है कि मुझे शिकायत से जुड़ी सतर्कता मंत्री की प्राथमिक रिपोर्ट जिसे सीएम केजरीवाल ने मेरे पास भेजा था वो मिली है। ये बहुत चौंकाने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रिपोर्ट में निगरानी से जुड़े संवेदनशील मामले हैं और मेरे सचिव को लिफाफे में भेजा गया है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। इस रिपोर्ट के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी पहले से ही आसानी से उपलब्ध हैं और इस पर मीडिया कवर भी हो रहा है। एलजी ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि रिपोर्ट से जुड़ी कुछ चुनिंदा बातें मीडिया में लीक हो गई। एलजी ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इस पूरी जांच का मकसद सच को उजागर करना नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल को शुरू करना है। इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाना था। एलजी ने यह भी कहा कि इस मामले में सीबीआई पहले से ही जांच कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को यह सोचने की जरूरत है कि आखिर वह किस तरह की सरकार चला रहे हैं जिसके सभी संवेदनशील दस्तावेज लीक हो जाते हैं। देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ एजेंडा फैलाने का काम करते हैं। उनका नाम ही है देश में सिर्फ नफरत फैलाने का, क्योंकि मीडिया संस्थान अब उन्हें जगह नहीं दे रहे, इसलिए अब वह यूट्यूब के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे पत्रकारों के गुरु हैं रविश कुमार, जो हर वक्त एक खास एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते हैं। रविश कुमार हमेशा विपक्ष के लिए बैटिंग करते हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी दाल अब नहीं गल रही, इसलिए तो वो अब टीवी से यूट्यूब पर आ गए। लेकिन फिर भी रविश अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। मीडिया के मठाधीश बने बैठे रहने वाले रविश कुमार अब एक खास तरह के दर्शक साधने के लिए राम के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यह कथित पत्रकार राम के नाम पर भी अपनी दुकान चलाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही एक ट्वीट रविश ने एक्स पर लिखा। अमर उजाला की इस खबर के अनुसार राम मंदिर के प्रचार के लिए आरएसएस ने रील्स और वीडियो बनाने का प्लान बनाया। सोशल मीडिया इकाई के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई है। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे बीच बीच में अयोध्या जाकर योजना के अनुरूप कंटेंट तैयार करते रहेंगे। रविश अपनी कुंठा से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि वह ये भूले जा रही हैं कि राम इस देश की आराध्य है। इस देश के संस्कारों में राम की झलक दिखती है। राम जीवन जीने का तरीका बताते हैं। रविश यह भूल गए हैं कि बेहतर समाज की परिकल्पना में राम हर जगह है, लेकिन जलन की भावना से भरे रविश कुमार को यह सब कहाँ दिखाई देता है। उन्हें तो सिर्फ अपने चमचों को खुश करने से मतलब है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते ही लोगों ने रविश की क्लास लगानी शुरू कर दी। अमित झा के नाम के यूजर्स ने लिखा कि अब इसमें क्या बुराई है, बिल्कुल ये सब होते रहना चाहिए। अयोध्या में नहीं होगा तो क्या देवबंद में होगा। वहीं मोहित शर्मा नाम के यूजर्स ने लिखा कि रविश पांडे चाहते हैं कि आईएसआईएस की तरह सर धड़ से अलग करने की वीडियो बने, पत्थर मारने के रील्स बने। क्या हुआ पांडे जी?
अभी से हालत खराब हो गई है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आपके प्राण पखेरु न हो जाए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि इसमें क्या बुराई है, सूचना का भी ये भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। जैसे आप टीवी से यूट्यूब पर आ गए, अगला कदम आपका भी खबर देने का माध्यम रील्स ही हो जाए, क्योंकि इस माध्यम को लोग अभी ज्यादा पसंद करने लगे हैं। इसलिए ऐसी आलोचना से बचें। तो देखा आपने कैसे रविश कुमार का राम मंदिर पर ट्वीट करना भारी पड़ गया। रविश कुमार जैसे पत्रकारों को सोचने की जरूरत है कि अगर वे इसी तरह से एजेंडा चलाते रहे तो उन्हें अपने पसंद के ही देश में जाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस बार कांग्रेस के लिए जो खबर आई है वो काफी हैरान करने वाली है। कांग्रेस की भारी बेइज्जती हो गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए कथित नफरती काम अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस जो धर्म की राजनीति करके समाज के बीच नफरती बीज बोया, उसकी परिणति से जो कांटे वाला पौधा निकला, जो आज तक कांग्रेस को दर्द दे रहा है, वो समय समय पर यह एहसास दिला दे रहा है कि जो बोया है वो तो जिंदगी भर काटना ही पड़ेगा। कांग्रेस के बुरे कर्मों की वजह से आज भी कांग्रेस की हर कोई बेइज्जती करके चला जा रहा है, वो भी सार्वजनिक रूप से। कांग्रेस के नेता सोच भी नहीं सकते इसके दर की बेइज्जती कांग्रेस की ही हो गई, और उस पुरस्कार की जो कांग्रेस के बड़े नेता के नाम पर दिया जाता है। दिल्ली की युवा सोशल वर्कर जसप्रीत कौर ने कांग्रेस की युवा विंग भारतीय युवा कांग्रेस के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। कौन ये जानकारी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। पोस्ट में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला जिसमें IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी की ओर से उन्हें ईमेल आया था। मेल के जवाब में कौन ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, मैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार लेने से इनकार करती हूं क्योंकि यह भारतीय युवा कांग्रेस है जो सबसे भ्रष्ट पार्टी है और पक्के तौर पर सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार है। गौरतलब है कि जसप्रीत कौर दिल्ली में तेजस फॉर चेंज फाउंडेशन नाम से एक NGO चलाती हैं। इस NGO के जरिए वो गरीब, वंचित और विकलांग बच्चों और युवाओं के लिए काम करती हैं। उन्हें IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी से मिले मेल में लिखा था कि प्रिय पुरस्कार विजेताओं, हम आपको यह सूचित करते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस ने जवाहर भवन नई दिल्ली में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना कीमती वक्त दें और कार्यक्रम में भाग लें। युवा कांग्रेस के सदस्यों को मार्गदर्शन, प्रेरणा देने और उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी मौजूदगी में इस अवसर की शोभा बढ़ाएं। कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति ने कभी भी देश का भला नहीं किया। जिस किसी ने भी इस तरह की राजनीति की है, ना उसका भला हुआ है, ना ही देश का भला हुआ है। पीएम मोदी ने एक बार फिर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। भारत क्रिकेट विश्व कप का फाइनल हार गया, लेकिन पीएम मोदी ने एक झटके में वो कर दिया जो आज तक शायद ही देश के किसी पीएम ने किया होगा। दोस्तों, देश ने हमेशा से ही एक ऐसे नेतृत्व की कमी महसूस की है जो अभिभावक के तौर पर हमेशा से देश के साथ बड़े मौकों पर खड़े रहे। देश को पीएम मोदी ने हमेशा एक अभिभावक की तरह संभाला है। देश के लिए कोई भी बड़ा मौका हो, खेल हो, विज्ञान हो या देश की सुरक्षा का मामला हो, पीएम मोदी हमेशा से पहली पंक्ति में खड़े नजर आए। पीएम मोदी का यही गुण उन्हें विशेष और बेहतर बनाता है। रविवार को भारत में क्रिकेट विश्व कप का फाइनल हो रहा था। भारत जहां लगातार पूरे विश्व कप में सबसे मजबूत नजर आ रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। लेकिन दिन शायद भारत का नहीं था। भारत इस मैच को गवा बैठा। पूरे देश में निराशा फैल गई, पूरी टीम इंडिया में मायूसी फैल गई। लेकिन पीएम मोदी पहुंच गए अपने देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। कई खिलाड़ी रोते हुए दिखे, जिसके बाद से पूरे देश की भावनाएं टीम इंडिया के साथ जुड़ गई। पीएम मोदी इसके बाद जैसे ही ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां का माहौल ही बदल गया। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये खेल है और इस दिन बेहतर टीम थी। उसने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि अगली सुबह फिर सूर्योदय होगा। बाकियों की तरह हम भी इससे सीखेंगे, इस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक खिलाड़ी के रूप में आप यही करते हैं। आप बहुत अच्छे क्षण देखते हैं, आप नीचे गिरते हैं, आप आगे
बढ़ते रहेंगे, रुकते नहीं। अगर आप उठते गिरते नहीं हैं तो आप सीख नहीं सकते। राहुल द्रविड़ ने हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने ड्रेसिंग रूम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर शेयर की। इसमें शुभमन गिल और मोहम्मद शमी भी पीएम मोदी की बातों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। जडेजा ने लिखा, ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन कल हम थोड़ा पीछे रह गए, दिल टूट गया, लेकिन हमारे लोगों का समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है। ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी का आना खास और प्रेरक था। मोहम्मद शमी को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया। शमी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं टीम के समर्थन के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञ हूं, जिन्होंने खास तौर पर ड्रेसिंग रूम में आकर हमारा हौसला बढ़ाया। हम वापसी करेंगे। यही एक नेतृत्व की खासियत होती है कि देश के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।